हेलो गाइस, वेलकम टू हिंदी क्राइम डायरीज। और आज मैं आपको जिस केस की कहानी सुनाने जा रहा हूँ वो कोलकाता में रहने वाली 32 साल की पूजा सिंह की कहानी है, जो 29 जुलाई 2019 को एक इवेंट मैनेजमेंट से जुड़े काम के सिलसिले में बेंगलोर तो आती है, मगर अगले ही दिन वो बेहद ही रहस्यमय तरीके से गायब हो जाती है। फिर मिसिंग रिपोर्ट दर्ज होने के बाद जब पूजा की तलाश शुरू होती है तो पुलिस एक ऐसी जानकारी निकाल कर लाती है जिसे सुन हर किसी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। दरअसल जांच में ये सामने आता है कि पूजा ने बस एक छोटी सी गलती की थी और उसके गायब होने के पीछे की वजह पूजा की वही छोटी सी गलती थी। एंड हियर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि जो गलती पूजा से हुई थी वो गलती शायद मैं या आप आए दिन करते रहते हैं। तो आखिर क्या थी पूजा की वो गलती और क्या हुआ था पूजा के साथ, चलिए जानते हैं सब कुछ आज की इस वीडियो में। अब जैसा कि हमने आपको बताया, ये कहानी पूजा सिंह डे नाम की एक लड़की की है जिसकी उम्र 32 साल थी और वो कोलकाता में अपने पति के साथ रहा करती थी। इस घटना के कुछ सालों पहले तक पूजा बतौर एक मॉडल काम किया करती थी, लेकिन फिर बाद में उसने इवेंट मैनेजर के रूप में काम करना शुरू कर दिया। अब 29 जुलाई 2019 को पूजा को एक इवेंट मैनेजमेंट से जुड़े काम के सिलसिले में बेंगलुरु जाना पड़ता है। वहाँ पर जो प्रोग्राम था वो बेंगलोर के ही एक होटल में होना था। अब तय शेड्यूल के मुताबिक पूजा 29 जुलाई को कोलकाता से फ्लाइट लेती है और बेंगलोर के कैंपागोड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक आती है और वहां से एक ओला कैब बुक करके वो होटल तक जाती है। होटल पहुंचकर पूजा कार से उतर जाती है, लेकिन अंदर जाने से पहले वो ड्राइवर से पूछती है कि अगर पॉसिबल हो तो क्या तुम मुझे 31 जुलाई को सुबह 5 बजे इसी होटल से पिक कर सकते हो, क्योंकि उस दिन सुबह मेरी बेंगलुरु से कोलकाता के लिए फ्लाइट है। फिर ड्राइवर इस बात के लिए हाँ बोल देता है और 1200 रुपये में अपनी डील फाइनल करने के बाद वो वहाँ से चला जाता है। अब तारीख आ जाती है 31 जुलाई 2019। सुबह के 4:45 पर पूजा अपने हस्बैंड को टेक्स्ट मैसेज के जरिए गुड मॉर्निंग कहती है और उसे बताती है कि वो तय समय पर कोलकाता पहुंच जाएगी। फिर पूजा के बताए शेड्यूल के मुताबिक ही पूजा के पति कोलकाता में पूजा का इंतजार करता है, मगर पूजा नहीं आती। यहाँ तक कि दोपहर से शाम हो जाती है, लेकिन पूजा का कहीं से भी कुछ पता नहीं चलता। पूजा का पति उसके करीबी दोस्तों और रिश्तेदारों तक को फोन करता है, मगर कहीं से भी पूजा की कोई जानकारी निकलकर सामने नहीं आती। पूजा के पास 2 मोबाइल फोन थे, मगर दोनों ही फोन लगातार स्विच ऑफ आ रहे थे। इसलिए पूजा के परिवार वालों की चिंता अब और भी ज्यादा बढ़ती जा रही थी। अभी ये लोग पूजा की तलाश में लगे ही हुए थे कि तभी पूजा का एक टेक्स्ट मैसेज आता है और मैसेज में लिखा होता है कि आई एम इन हैदराबाद, सम इमरजेंसी, नीड कैश। इस मैसेज के थोड़ी ही देर बाद एक और मैसेज आता है और उस मैसेज के जरिए पूजा अपने पति से अर्जेंटली 5 लाख रुपए की डिमांड करती है। इन मैसेजेस को देखकर पूजा का पति तुरंत पूजा को कॉल करने की कोशिश करता है, मगर पूजा का फोन अभी भी स्विच ऑफ आ रहा था। फिर थोड़ी देर इंतजार करने के बाद वो वापस से एक मैसेज के जरिए पूजा से कहता है कि अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो जल्द से जल्द मुझसे फोन पर बात करो। इस मैसेज का दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं आता और फिर मैसेजेस का यह सिलसिला यहीं पर खत्म हो जाता है। अब पैसों की डिमांड वाली मैसेज को देखकर पूजा के पति को कुछ अनहोनी की आशंका हो चुकी थी। वो भागते हुए कोलकाता के न्यू टाउन पुलिस स्टेशन जाता है और पूजा की मिसिंग रिपोर्ट दर्ज करवा देता है। अब कोलकाता पुलिस मिसिंग रिपोर्ट तो दर्ज कर लेती है, मगर इस रिपोर्ट पर कभी भी कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं की जाती। यहाँ तक कि कई दिन बीत जाते हैं, मगर पुलिस की ओर से एक भी अपडेट पूजा के परिवार वालों को नहीं दिया जाता। इधर कोलकाता में पूजा की मिसिंग रिपोर्ट पर कोलकाता पुलिस कोई भी इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ बेंगलुरु पुलिस एक अलग ही केस को सुलझाने में अपना पसीना बहा रही थी। वहां मामला ये था कि 31 जुलाई 2019 को कुछ लोग पुलिस वालों को कैंपागोड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के कंपाउंड में पड़ी एक लाश की जानकारी देते हैं। कंपाउंड में पड़ी लाश एक लड़की की थी, लेकिन वो किस लड़की की लाश थी ये पहचानना नामुमकिन था, क्योंकि उसके चेहरे को इतनी बुरी तरह से कुचल दिया गया था कि उसका पूरा का पूरा हुलिया ही बदल चुका था और उस लाश के आसपास कोई ऐसा डॉक्यूमेंट भी नहीं था जिससे कि उसकी पहचान हो सके। फिर लाश मिलने के बाद उसकी पहचान करने के लिए पुलिस उस लाश के हुलिये की डिटेल सभी पुलिस स्टेशंस में भिजवा देती है, सिर्फ इस उम्मीद में कि उस रिपोर्ट में दी गई डिटेल्स के आधार पर शायद लाश की पहचान हो जाए, मगर कहीं से भी उस लाश की पहचान नहीं हो पाती। फिर जब काफी इंतजार के बाद भी उस लाश की पहचान नहीं होती तो पोस्टमार्टम के बाद लीगल प्रोसेस का पालन करते हुए पूरे सम्मान के साथ पुलिस की ही निगरानी में उस लाश का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। अब बेंगलुरु पुलिस ने उस बॉडी का अंतिम संस्कार जरूर कर दिया था,
मगर अब भी पुलिस वालों की पूरी कोशिश थी कि कैसे भी करके उस लड़की के परिवार वालों तक पहुंचा जाए। और इसी कोशिश में एक जांच टीम बनाई जाती है और उस लड़की के परिवार वालों का पता लगाने का सिलसिला शुरू होता है। सबसे पहले पुलिस उस लड़की के शरीर पर मौजूद टैटू की मदद से उसकी पहचान करने की कोशिश करती है, लेकिन काफी कोशिशों के बावजूद भी पुलिस वालों को कामयाबी हाथ नहीं लगती। इसलिए पुलिस वाले अब उसके ब्रांडेड कपड़ों के जरिए उसकी पहचान करने की कोशिश करते हैं। दरअसल पुलिस वाले उस महिला के शरीर से बरामद कपड़ों के ब्रांड का पता लगाते हैं और उस ब्रांड के आउटलेट पर जाकर उस साइज के कपड़ों की खरीदारी करने वाले सभी कस्टमर्स के डिटेल्स निकलवाते हैं। ये काम बिल्कुल भी आसान नहीं था। इसके बावजूद भी पुलिस वाले कई दिनों तक इसी काम में लगे रहे और इसी जांच के दौरान पुलिस को ये जानकारी मिलती है कि कुछ इसी तरह के कपड़ों की खरीदारी कोलकाता में की गई थी और उसी के आधार पर पुलिस वाले अब पता लगाते हुए कोलकाता तक आते हैं। अब यहाँ आने के बाद पुलिस वाले पिछले कुछ महीनों में कोलकाता में दर्ज किए गए सभी मिसिंग रिपोर्ट्स को मंगवाते हैं और सभी मिसिंग रिपोर्ट्स को स्टडी करने के बाद न्यू टाउन पुलिस स्टेशन में दर्ज एक मिसिंग रिपोर्ट से बेंगलोर में मिली लाश का हुलिया काफी हद तक मैच कर जाता है। केस की फाइल अच्छे से चेक करने के बाद पुलिस ये अनुमान लगा लेती है कि बेंगलुरु में पिछले दिनों पुलिस को जो लाश मिली थी वो लाश किसी और की नहीं बल्कि पूजा सिंह डे की हो सकती है। इसके बाद बेंगलुरु पुलिस इस बात को कंफर्म करने के लिए 16 अगस्त को पूजा सिंह के भाई को फोन करती है, जिसके बाद पूजा सिंह का भाई तत्काल फ्लाइट लेकर बेंगलोर चला जाता है, जहां पुलिस वाले उसे उस लाश के आसपास से बरामद सभी दूसरी चीजें तथा तस्वीरें दिखाते हैं। अब भले ही चेहरा नहीं दिख रहा था, मगर बाकी सभी दूसरी चीजों को देखकर पूजा का भाई ये कंफर्म कर देता है कि वो मरी हुई लड़की कोई और नहीं बल्कि उसकी बहन पूजा ही थी। इसके बाद पूजा का भाई तुरंत अपने जीजा और अपने पिता को फोन करता है और इस बात की जानकारी देता है। वो लोग भी जानकारी मिलते ही अगले दिन की फ्लाइट पकड़कर बेंगलुरु चले आते हैं और बेंगलुरु आने के बाद वो लोग भी पूजा की आइडेंटिटी को कंफर्म करते हैं। अब पुलिस वालों ने इस बात का तो पता लगा लिया था कि आखिर मरने वाली लड़की कौन है, लेकिन अब उन्हें ये पता लगाना था कि आखिर उस लड़की की ऐसी हालत की किसने थी। अब पूजा के ईमेल का एक्सेस पूजा के पति के पास भी था और उसके मेल से पुलिस वालों को ये पता चलता है कि पूजा ने बेंगलुरु में लैंड करने के बाद होटल तक जाने के लिए एक ओला कैब बुक करी थी। पुलिस जब उस ओला कैब को ट्रेस करने की कोशिश करती है तो उन्हें पता चलता है कि पूजा द्वारा की गई बुकिंग उस ओला कैब की आखिरी बुकिंग थी, यानी कि पिछले 17 या 18 दिनों से उस कैब की दोबारा बुकिंग नहीं हुई थी। अब पुलिस वाले जब उस कैब की डिटेल्स निकलवाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उस कार के ड्राइवर का नाम HM नागेश था, जिसकी उम्र 22 साल थी। पुलिस वाले अब मोबाइल नंबर के जरिए नागेश को ट्रैक करने की कोशिश करते हैं और इसी ट्रैकिंग के दौरान पुलिस के सामने एक चौंकाने वाली जानकारी आती है। दरअसल जब पूजा के पति के पास पैसों की डिमांड वाला मैसेज आया था तब पूजा के मोबाइल का लोकेशन और नागेश के मोबाइल का लोकेशन एक ही था। ये जानकारी सामने आते ही पुलिस वाले अब ओला ड्राइवर HM नागेश के पीछे पड़ जाते हैं और बहुत ही जल्द नागेश को पुलिस वाले अपने पकड़ में भी ले लेते हैं। पहले तो नागेश पुलिस के हर एक आरोप को नकार देता है, मगर जब पुलिस वाले सख्ती से पूछताछ करते हैं तो नागेश एक के बाद एक राज उगलना शुरू कर देता है। नागेश के मुताबिक पूजा ने ओला ऐप के जरिए उसकी कार को बेंगलुरु एयरपोर्ट से सहारा पेविलियन होटल तक के लिए बुक किया था और इसी सफर के दौरान पूजा के ड्राइवर से थोड़ी बहुत बातचीत होती है और नागेश का नेचर पसंद आने पर उससे वो कहती है कि अगली सुबह यानी 31 जुलाई को मुझे सुबह सुबह फ्लाइट पकड़ने के लिए वापस एयरपोर्ट आना है। अगर तुम चाहो तो मुझे सुबह सुबह पिक कर लेना, क्योंकि इतनी सुबह शायद ही कोई दूसरी कार मुझे समय पर मिल पाएगी। नागेश पूजा का ये ऑफर मान लेता है और 1200 रुपए में उन दोनों की ये डील फिक्स हो जाती है। अब ये डील होते ही नागेश के दिमाग में कुछ शैतानी ख्याल आने शुरू हो जाते हैं और वो पूजा को लूटने का प्लान बनाने लगता है। दरअसल नागेश को लग रहा था कि पूजा बहुत अमीर है, उसके पास ढेर सारे पैसे और ज्वेलरीज हो सकते हैं और बस इसी लालच के कारण नागेश ने पहले तो दुकान से एक चाकू खरीदा और उसे अपने कार की सीट के नीचे छुपा लिया। इसके अलावा कार का एक जैक रॉड भी वो अपने कार की सीट के पास ही रख लेता है। इसके बाद डील के मुताबिक नागेश अपने कार लेकर सुबह के 3:45 बजे पूजा को लेने के लिए होटल चला जाता है। पूजा भी जाने को रेडी ही थी। वो जल्दी से कार में बैठती है और कार एयरपोर्ट की तरफ बढ़ जाती है। अब क्योंकि पूजा बहुत ज़्यादा थकी हुई थी और उसने सही ढंग से नींद भी नहीं ली थी, इसलिए कार के अंदर जाते ही पूजा की आंख लग जाती है और वो गाड़ी में ही सो जाती है। अब जैसे ही नागेश को लगता है कि पूजा सो चुकी है तो वो एयरपोर्ट का रास्ता छोड़कर एक दूसरे रास्ते की तरफ कार मोड़ लेता है
और क्योंकि पूजा नींद में थी इसलिए उसे इस बात का पता तक नहीं चला। इसके बाद नागेश बड़े आराम से कार को चलाते हुए एक सुनसान इलाके में ले जाता है और सुनसान इलाके में पहुंचने के बाद वो पूजा को जगाता है और उससे जल्द से जल्द सारा सामान देने को कहता है। पूजा इस बात का विरोध करती है और मदद के लिए चिल्लाने की कोशिश करती है, मगर पूजा चिल्ला पाती इससे पहले ही नागेश अपने पास मौजूद लोहे का रॉड सीट के नीचे से निकालता है और पूजा के सर में जोर से दे मारता है। रॉड की चोट की वजह से पूजा वहीं पर गिरकर बेहोश हो जाती है और पूजा के बेहोश होते ही नागेश पूजा को फिर से कार के अंदर डालता है और वहां उस सुनसान इलाके से निकलकर वो एक एयरपोर्ट के कंपाउंड में अपनी कार खड़ी कर देता है। उस कार के रुकते ही पूजा अब होश में आने लगी थी। वो कार का दरवाजा खोलकर उतरती है और लड़खड़ाते कदमों से वहां से भागने की कोशिश करती है। ये देखकर नागेश उसके पीछे दौड़ता है और अपने पास छुपा कर रखा गया चाकू निकालता है और पूजा पर चाकू से वार करना शुरू कर देता है। चाकू के लगातार वार की वजह से पूजा बुरी तरह से लहूलुहान हो जाती है। वो मदद के लिए चिल्लाने की भी कोशिश करती है, मगर इतनी सुबह कोई भी उसकी चीख सुनने वाला नहीं होता। अब अगर पोस्टमार्टम रिपोर्ट की माने तो पूजा को कम से कम 22 बार चाकू से मारा गया था, लेकिन इतने हमलों के बावजूद भी पूजा सांस ले रही थी। ये देखकर नागेश को और भी ज्यादा गुस्सा आता है और वो पास ही में रखा बड़ा सा पत्थर का टुकड़ा उठाता है और पूजा की छाती पर दे मारता है। फिर पत्थर के वार की वजह से आखिरकार पूजा की सांसें टूट जाती है और पूजा वहीं पर दम तोड़ देती है। नागेश ने पूजा की जान तो ले ली थी, लेकिन उसे अब ये डर सताने लगा था कि पूजा की पहचान हो जाएगी और वो बहुत ही जल्द पकड़ा जाएगा। इसलिए अब नागेश वही पत्थर का टुकड़ा उठाता है और पूजा के चेहरे पर बार बार मारना शुरू कर देता है। वो तब तक उस पत्थर से पूजा के चेहरे पर मारता है जब तक कि उसका चेहरा पूरी तरह से बिगड़ नहीं जाता। फिर पूजा को मारने के बाद वो लाश को पास ही की एक झाड़ी में फेंक देता है और उसके बाद वो पूजा के सभी सामान को अपने कब्जे में ले लेता है। नागेश को ये उम्मीद थी कि पूजा के पर्स में उसे लाखों रुपए मिलेंगे, लेकिन पूजा के पर्स में उसे सिर्फ 500 का एक नोट और 2 क्रेडिट कार्ड मिलते हैं। इसके अलावा पूजा के पास 2 मोबाइल फोन थे, जिसमें से एक फोन एप्पल का था और दूसरा वीवो कंपनी का। नागेश वो 500 रुपए और वो दोनों मोबाइल लेकर वहां से चला जाता है और पास ही के मोबाइल शॉप में जाकर वो किसी तरह से वीवो मोबाइल का IMEI नंबर बदलवा लेता है, जबकि वो आईफोन को एक सस्ते दामों में बेच देता है। इसके अलावा वो पूजा के मोबाइल वॉलेट से कुछ हजार रुपए अपने वॉलेट में भी ट्रांसफर कर लेता है और इसी के बाद वो पूजा के ही मोबाइल से टूटी फूटी इंग्लिश में पूजा के पति से 5 लाख रुपए की डिमांड करता है। मगर टूटी फूटी इंग्लिश देखकर पूजा के पति को ये अंदाजा हो जाता है कि ये मैसेज पूजा ने नहीं लिखा है और इसी के बाद वो पुलिस के पास जाकर मिसिंग रिपोर्ट दर्ज करवा देते हैं। अब अगर हम पुलिस की बात माने तो ये सब कुछ टल सकता था अगर पूजा ने थोड़ी सी नादानी ना की होती। दरअसल पूजा ने जब ड्राइवर से सुबह सुबह पिक करने की बात की थी तो उनकी ये डील ओला ऐप के जरिए नहीं बल्कि डायरेक्ट बातों से हुई थी। पुलिस के मुताबिक अगर पूजा ने ये डील ऑनलाइन ऐप के जरिए की होती तो शायद नागेश ऐसा कुछ भी नहीं कर पाता, क्योंकि ऐसे सिचुएशंस में ड्राइवर्स के पकड़े जाने का खतरा बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन थोड़े पैसे बचाने के लिए या सुबह कैब जल्दी ना मिलने के डर से पूजा ने ड्राइवर से ऑफ द प्लेटफॉर्म डील कर ली और इस डील की कीमत पूजा को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। अब फिलहाल अगर हम नागेश की बात करें तो इस पूरे खुलासे के बाद उसे अरेस्ट करके जेल भेज दिया जाता है और सलाखों के पीछे बंद नागेश अभी अपनी सजा का इंतजार कर रहा है। तो दोस्तों, ये थी कहानी पूजा सिंह डे मर्डर केस की। इस केस की रिगार्डिंग आप अपने ओपिनियंस हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हम आपसे फिर मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपने ख्याल रखें, घर पर रहें और सुरक्षित रहें।